बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हालात एक दफ़ा फिर बिगड़ रहे हैं, इसलिए कि जो 9 मई को वाक़या हुआ वो इमरान ख़ान को ग़रीबान से पकड़कर घसीट कर उठाना और उनकी सर पे चोट लगना था। और ये भी कि इस दौरान उनके सर से ब्लीडिंग भी हुई थी और उनका खून भी निकला था। और वो जो शर्ट है, खून आलूद शर्ट भी मौजूद है। इसके बाद तलख़ी में काफ़ी इजाफ़ा हुआ, उनके लबो लहजा में भी बहुत ज़्यादा तलख़ी आई हुई है। और रहाई के बाद जो पहला ख़िताब उन्होंने अपनी कारकुनान से किया, अपने वोटर से, अपनी आवाम से, बल्कि दुनिया के तमाम पाकिस्तानियों से, जब वो मुखातब हुए तो उनका जो लहजा था वो काफ़ी तलख़ हो चुका था। इसमें उन्होंने बार बार लफ्ज़ बेगैरत का इस्तेमाल किया, बेशर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया और किसके लिए किया? अब तोपों का रुख आर्मी चीफ की तरफ बढ़ गया है। 9 मई के बाद उन्होंने तोपों का रुख बिल्कुल सीधा आर्मी चीफ की तरफ कर लिया है और आर्मी चीफ का नाम लेकर उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर उनके पास कोई ऐसी उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिनकी बुनियाद पर हालात ऐसे हो गए हैं? कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आती हैं, जैसा कि कोर कमांडर हाउस में कुछ सादा कपड़ों में ऑफिसर गिर जाते हैं। उन्होंने विज़िट किया और बड़ी खामोशी से किया और उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और अभी भी इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है कि आखिर क्या माजरा है, क्योंकि जैसा नज़र आ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। 2 लोग आते हैं, गेट खुलवा के चले जाते हैं और फिर कुछ लोग अंदर आते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। कुछ तो इस तरह की भी फुटेज आई हैं कि शीशे पहले से ही टूटे हुए थे। ये सारे मामलात आखिर क्या हैं? इसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे क्या क़यामत गुजरी है वो हर किसी ने देखा। और चादर और चार दीवारी कैसे पामाल हुई है ये पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया इस पे तनकीद का निशाना बना रही है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं, खान साहब ने पहले ही कहा था और हमने भी कि इसमें कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो पन्ने ऐसे हैं जो आपस में जुड़ नहीं रहे और पहले से ही कुछ प्लान किया गया है और टारगेट किया गया है सेट। जैसे ही ये वाक़या हुआ, आग लगी और आग लगने के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले से एक तैयारशुदा मटेरियल था। आहिस्ता आहिस्ता जब साफ दिखाई दे रहा है तो ये नज़र आ रहा है और ये सब कुछ समझ आ रही है कि ये पहले से ही सब कुछ प्लान किया हुआ था। सिक्योरिटी गायब थी, पुलिस गायब थी और लोगों को आराम से अंदर आने दिया और तोड़फोड़ करने दी। फिर फुटेज भी सामने आई कुछ, जिसमें कुछ 2 आई थिंक मशकूक लोग थे जो दिखाई दे रहे थे, जो कि ये सब कुछ करवा रहे थे। वो तहरीक इंसाफ के नहीं थे। यास्मीन राशिद साहबा बाकायदा मना कर रही हैं कि हम एक पुरअमन एहतजाज करेंगे और वो मना कर रही हैं इन सारी चीज़ों से, मगर वहाँ पे मुसलसल उन्होंने अपना काम जारी रखा तोड़ फोड़ का। फिर खान पर मुकदमात दर्ज किए गए। इससे साफ ज़ाहिर है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। आखिर इस मामले में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? इस सारे मसले में जो सारे का सारा जो मलबा है वो गिरता है आर्मी चीफ की तरफ। इमरान खान साहब कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को यह खबर मिल गई थी कि जब वो 9 मई को जाएंगे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले से ही एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी थी निकलने से पहले, यानी वहाँ से। और जब वो रवाना हुए तो खान साहब को पहले से ये इल्म था कि आज उनकी गिरफ़्तारी हो सकती है। फिर जिस तरह से इमरान खान साहब को और उनके वकीलों को ज़ख्मी भी किया गया था और ख़ान को जब नैब के दफ्तर लाया गया, बकौल इमरान खान साहब उनको सड़कों पे घुमाया जा रहा था और पूछा जा रहा था कि इमरान साहब को कहाँ लेकर जाना है। ये नहीं कि उनको अभी अपनी मंजिल का नहीं था पता, उनको ये नहीं था पता कि आखिर उनको लेकर कहाँ जाना है। वहाँ से तो ले आए हैं उठाकर, अब आगे इनको कहाँ लेकर जाना है। इसलिए नैब ने यह साफ कह दिया था कि हमने नहीं उठाया और उन्होंने हर जगह पे यही कहा कि हमें नहीं पता और हमने नहीं उठाया। अब जो इमरान खान साहब के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनको ज़ख्मी किया गया वो रिटायर्ड कमांडोज थे, उन्होंने भी ये कहा कि ये लोग नैब के नहीं हैं, ये सारे हमारे ही साथी हैं, यानी ये रेंजर्स वाले हो सकते हैं। इसके बाद उनको जब नैब के दफ्तर या ऑफिस ले जाया गया तो वहाँ भी ये पता नहीं था कि इमरान खान साहब आ रहे हैं। उनको भी इस बात का नहीं था पता कि इमरान खान साहब को लेके आ रहे हैं। उन लोगों को वहाँ से गायब कर दिया गया और खान साहब को अंदर ले गए। नैब ने खान साहब के साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको रखा, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ उनको रखा और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये भी बता दिया कि ये काम हमने नहीं किया बल्कि ये काम ऊपर से
کیا گیا ہے، اور خان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ آرمی چیف کے حکم سے ہوا ہے، یہ جو کچھ بھی جو معاملہ ہوا ہے آپ کے ساتھ یہ سارا آرمی چیف کے حکم سے ہوا ہے۔ یہاں سے تلخی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے، یعنی کہ یہاں سے جو تلخیاں ہیں وہ مزید بڑھ گئیں۔ پھر سپریم کورٹ نے ریلیف دیا، اور ریلیف ملنے کے بعد خان صاحب اپنے گھر گئے، اور انہوں نے ایک اپنے کارکنان سے خطاب کیا، اور خطاب کے دوران انہوں نے ان کی جو تلخیاں تھیں وہ مزید بڑھ چکی تھی۔ اب جو خون آلود شرٹ تھی وہ ان کی سننے میں آیا ہے کہ وہ نیب کے پاس ہے۔ پھر جب ان کو یہ سب ہوا، جب ان کو اٹھایا گیا تو اس کا جو رد عمل تھا وہ تو فطری تھا، مگر اس رد عمل کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ پولیس غائب، فورس غائب، آرمی بھی غائب، اور انویسٹیگیشن کے دوران بھی کچھ ایسی چیزیں ملی کہ جس سے یہ سارے کا سارا معاملہ پہلے سے پلان تھا، پہلے سے یہ طے شدہ تھا کہ کیا ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ پھر جب کور کمانڈر ہاؤس کا معاملہ ہوتا ہے اور تو اس کو جناح ہاؤس کا نام دے کر سمپتی لی جاتی ہے، اور پہلے سے چیزیں جو خراب تھیں ان کو مزید خراب کیا جاتا ہے، اور ان میں گڑبڑ کی جاتی ہے، اور پہلے سے آگ لگی ہوئی کو پھر اس پہ آگ چھڑکنے کا کام کیا جاتا ہے، تیل چھڑکنے کا کام کیا جاتا ہے۔ 9 مئی کے بعد جس طرح سے عمران خان صاحب کو کچھ بتایا گیا اور ان کے لب و لہجہ میں بہت زیادہ چینج آیا، اس طرح سے آرمی چیف کو بھی نہ جانے کون سی چیز بتائی گئی، کیسے بتائی گئی، کیونکہ 9 مئی کے واقعے کے بعد ان کے لہجے میں بھی کافی تلخی آ گئی، اور بہت زیادہ بلکہ تلخی آ گئی، اور انہوں نے 2 تقریریں بھی ایسی کی کہ انہوں نے اپنی اس تقریروں میں بہت زیادہ اگریسیو جو زبان ہے وہ استعمال کی، پھر پی ٹی آئی کو توڑنا شروع کیا، لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا، لوگوں کو پکڑنا شروع کیا، اور ان پہ ظلم و ستم کی انتہا کی، اور اب پارٹی کو توڑا جا رہا ہے، لوگوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے، میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں۔ اب یہ سب ابھی جاری ہے، گرفتاری جاری ہے، تشدد جاری ہے، اور لوگوں پہ دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے ابھی تک، تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ۔ اللہ حافظ۔